गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ ब्रिजेश कुमार। HBS एकेडमी माध्यम से मेरी प्रिय दोस्तों, NCERT क्लास 7 आज चैप्टर 6 है और चैप्टर का नेम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव यानी वन जीवन से रिलेटेड है। जो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल कंपटीशन, चाहे आपका टैट हो, CTET हो, UPPCS हो, UPSC हो, अदर ऑल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। क्लियर फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से क्या संबंधित है मेरे प्रिय दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति यानी वनस्पति संसाधन और मानव संसाधन, आपके दो ही संसाधन हैं। एक यदि वनस्पति है तो मानव का जीवन है और वनस्पति नहीं है तो मानव का जीवन अस्त व्यस्त है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ढेर सारे इस पर ढेर सारे सेमिनार भी हो रहे हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, पेरिस सम्मेलन हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ। ढेर सारे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित ढेर सारे इसके सेमिनार एंड ढेर सारी प्लानिंग, इससे वनस्पति बचाने का मुहिम चलाया जा रहा है। आपको पता है आपका उत्तराखंड में पेड़ों को कैसे बचाया जाता है। आपको पता है कौन सा आपका जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन के मध्य हम अध्ययन करते हैं कि इसमें जो हमारी जो मेन शाखा है, मेन इसकी प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि वन जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान और भरपूर वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, उन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। क्लियर, एक तो ये कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन। और आपकी जो सेकंड कंडीशन है, आपके जो आते हैं ग्रासलैंड आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों? ग्रासलैंड आते हैं। और ग्रासलैंड का जो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं जितने भी ग्रासलैंड क्षेत्र हैं, चाहे हाथी घास हो, चाहे आपका स्टेपी क्षेत्र हो, स्टेपीज हो, सवाना हो, काला मरुस्थल में आपका ये है कंपोज हो, लानोज हो, ये ढेर सारे घास के मैदान हैं। आप देख सकते हैं घास के स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यहाँ पर मध्यम जो मिडिल रेनिंग होती है उसमें विकसित होते हैं। आपका जो थर्ड पर दे रखा है कांटेदार झाड़ियाँ, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ या आप केवल शुष्क क्षेत्र पैदा होते हैं, ये सारे वनस्पति उगाई जाती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसमें देख सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो इसमें ये दे रखा है कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदले मुख्य कारण जो जलवायु का बदलाव है। आपका जैसे बदलाव यानी जलवायु परिवर्तित हो रही है तो वनस्पति भी क्या है, चेंजिंग हो रही हैं। वनस्पति कुछ विभिन्न क्षेत्र हो गया है, तो विश्व में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ उनके गुण एवं प्रवास करने वाले वन जीव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा एक फर्स्ट आता है, इसमें देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर, तो ब्राज़ील में आपकी जो वनस्पतियां हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के नाम से जाना जाता है, जो कि ये सदा हरी भरी रहती हैं। इनको हम पृथ्वी का एक फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, जैसे आपका ब्राज़ील में है। और एक अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन, 2 क्षेत्र हैं, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन। और दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में विश्व के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ, सघन वनस्पतियाँ मिलती हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं जो वनस्पतियों के जो प्रकार हैं, यहाँ पर जो देखा जाता है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, भाई इन लोगों इस क्षेत्र में क्या है, इन वनों को उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है तो इस भी कहते हैं। ये घने वन और भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का जो मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों के पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, और ये पेड़ पत्तियाँ नहीं गिराते हैं और काफ़ी घने वनस्पतियाँ होती हैं, मोटी
बेतान होती है और दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए इन पेड़ों पौधों में क्या है, आपस में होड़ लगी होती है ऊंचे बढ़ने की, प्रकाश को रिसीव करने की। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ आमतौर पर ऐसे यहाँ पर जो वृक्ष मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, दृढ़ काष्ठ है, जैसे रोजवुड है, आमनूस है, महोगनी है, गट्टापर्चा है, सिनकोना है, महोगनी है, बांस है, बैंत है आदि, ये सारे वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में पाई जाती हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो ये सारा दे रखा है, आप इसमें अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर ऐसे बड़े जानवर को मार कर भी खा सकता है, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं उनको भी मार के खा सकता है। शायद ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति मतलब है जो कि वनस्पतियाँ अपने पतझड़ कर देती हैं समय के आधार पर, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन कहते हैं, जो भारत में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। यह जल संरक्षण रखने के लिए शुष्क मौसम में ये यहाँ के जो वृक्ष होते हैं पत्तियों को झाड़ देते हैं। क्लियर, ये पत्तियाँ छोड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले सारे दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, नीम, शीशम हैं। यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं आपके क्या है, साल है, सागवान है, नीम है, शीशम है, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। इस काष्ठ वृक्ष में फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाला जानवर जिस तरह से बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है, बंदर है आदि यहाँ पर क्या है, जीव जंतु पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वनस्पतियाँ हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शीत यानी आर्द्र वनस्पति पर्णपाती वनस्पति, और ये होती है शुष्क पर्णपाती वनस्पति। आर्द्र पर्णपाती में कम से कम 200 सेंटीमीटर से वर्षा होती है और शुष्क पर्णपाती में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो अधिक वर्षा होती है उसमें आपके सागवान वृक्ष है, चंदन वृक्ष है आदि उगते हैं। और जो नेक्स्ट है आपके उसमें आपके आते हैं आम है, महुआ है और रोजवुड है, और इसमें आपके साल है, ये सारे वृक्ष उगाए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक दे रखा है, आओ कुछ सीखते हैं। तो यहाँ सीखते हैं भाई लोगों, ये आपका दे रखा है। तो ये है, तो इसमें देखेंगे भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण कटिबंध वन कहाँ पाए जाते हैं, इन राज्यों के नाम बताएं। भारत में अधिकतम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं इसके बारे में आप बताएंगे। तो भारत में शीतोष्ण वनस्पति मिलती हैं वो उत्तरी भारत में पाई जाती हैं, और उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाती हैं जो मध्य भारत में मिलते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्व किनारों पर पाए जाते हैं। और दक्षिणी पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बॉज, चीड़, यूकेलिप्टस, दृढ़, मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो यह आप चित्र में देख सकते हैं, ये आपका दे रखा है बाघ और ये दे रखा है गोल्डन लंगूर, और यहाँ पर आपके ढेर सारे एलिफेंट का एक चित्र दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है, इधर देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वनस्पतियाँ हैं, ये सारी पहाड़ों पर ये मिलती हैं, ये सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये दे रखा है फीजेंट, एक पक्षी है, ये पक्षी कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो शीतोपर्णपाती वनस्पति, तो शीतोपर्णपाती वनस्पति अक्षांशों के पड़ने वाले अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप और ये तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज है, ऐस है, वीच आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ की आम जानवर हैं। फीजेंट, मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए
जाते हैं। ये सारे पक्षी आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे प्रिय दोस्तों। क्लियर? तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। भूमध्यसागरीय वनस्पति, तो जब आप जान चुके हैं कि भूमध्यसागरीय जो वनस्पतियां हैं आपके 6 महाद्वीपों मिलती है, और ये महाद्वीपों के पूर्वी उत्तरी पूर्वी किनारों पर अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती पेड़ों के ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भिन्न है महासागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, और ये अधिकतर यूरोपीय, अफ्रीका और एशिया के भूमध्यसागरीय समीप वाले प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा है भूमध्यसागरीय वनस्पतियाँ। ये वनस्पतियाँ भूमध्यसागर के बाहरी प्रदेश में और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी आपका आता है ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, डू यू नो कि भूमध्यसागरीय वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इसकी छाल जो होती है मोटी होती है, पत्तियां वाष्पोषण को रोकती हैं। भूमध्यसागरीय प्रदेश में फलों की कृषि के कारण ही विश्व को फलोद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर जो फल मिलेंगे आपको कैसे मिलते हैं? रसदार फल उगाए जाते हैं। रसदार फल की जो वनस्पतियाँ हैं ये यहाँ पर उगाई जाएगी। सबसे ज़्यादा होती है अंगूर के बाग ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे प्रिय दोस्तों शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश, यानी उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 से 70 अक्षांश के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसमें टेंगा कहते हैं। टेंगा एक आपका जो ये आपका जो टेंगा शब्द है ये आपका रूस का शब्द है। इसका मतलब होता है अनछुआ, और ये वन अधिकतर ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इनकी वृक्ष जो शैलिमा हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। क्लियर? ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष में काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य अखबारी कागज़ बनाना ये काम में आते हैं, और इसके नरम काष्ठ उपयोग में माचिस पैकिंग के लिए सबसे बक्से बनाए जाते हैं। इसमें चीड़ है, देवदार है, फड़ है, ये वनों के मुख्य पेड़ वृक्ष मिलते हैं। जो यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, रजत है, लोमड़ी है, मिंक है, ध्रुवी भालू है, ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये दे रखा है। रूसी भाषा में टेंगा का अर्थ होता है शुद्ध और अनछुआ। बहुत पूछा जाता है। हिमाचल शंकुधारी वनस्पतियाँ हैं ये आप इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये शंकुधारी वनस्पतियों के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? अब बात आती है घास स्थल, ग्रासलैंड, जो आपकी ग्रास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के फैले हैं। ये यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची होती है और बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास का इस प्रकार का ही सामान्य रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर घास स्थल में हाथी है, जेबरा है, जिराफ है, हिरण है, तेंदुआ है आदि ये यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये घास दिखाई दे रही है आपको, बहुत 3-4 मीटर ऊँची होती है। और यहाँ आपके जिराफ दे रखे हैं। तो शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस और बाइसन एंटीलोप पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपकी कटीली झाड़ियाँ। तो कटील झाड़ियाँ समझ सकते हो आप, यहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, और वर्षा कम मात्रा होने से ये वनस्पतियाँ कैसी सुस्त रहती हैं, और ये यहाँ पर कटीले क्या है वन पाए जाते हैं। तो शुष्क रेगिस्तान में प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण ही यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व में मानचित्र पर आप रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित कर सकते हैं, देख सकते हैं भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, अफ्रीका में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, अमेरिका में कौन सा है, मध्य अमेरिका में कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह देखें कौन सा ठंडा है, कौन सा आपका शुष्क है। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये घास का स्थल ये आपको दे रखे हैं। तो ड्यू नो विभिन्न प्रदेशों में घास के नाम से जाना जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय
घासस्तर ट्रॉपिकल्स ग्रासलैंड, जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में कंपोज है, वेनेजुएला में लानोज है। शीतोष्ण घास का क्षेत्र है जो आपका, तो यहाँ तक अर्जेंटीना में पैम्पॉस कहलाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पेरी कहलाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में से डाउन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। कटीली झाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती हैं, और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ बहुत काफ़ी मिलती हैं देखने को। तो रेगिस्तानी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये सारी पाई जाती हैं, अभी हमने चर्चा की थी। तो आप जान सकते हो कि ये ध्रुवीय प्रदेशों में भी पाए जाएंगे, क्योंकि अधिक ठंडा मिलेगा और यहाँ पर ये सारी वनस्पतियाँ मिलती हैं। केवल ये काई लाइकेन छोटी घास के रूप में पाई जाती हैं, अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा एक फर और मोटी चमड़ी से होती है, इसे हम ठंडी जलवायु में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक ठंडी जलवायु होती है, उसमें सुरक्षित इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं, और यहाँ पर ये सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है, इस जलवायु में, ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखने के लिए जानवर सील, बालरस और कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, ये सारे जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं। आप इसमें चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हो। ये बालरस है, ध्रुवीय भालू है, और ये सील है, सील मछली है। क्लियर दोस्तों? तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों से होता है? आपको पता है मैं चीज़ वर्षा है और मिट्टी है। अगर ये सब ठीक ठाक है तो आपका टेम्परेचर होना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं? वही अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में और कम वर्षा वाले क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ पेड़ों के नाम बताओ। तो उष्ण सदाबहार है आपका, तो आमनूस है, महोगनी है, गट्टापाचा है, सिनकोना है, रबड़ है, बेंत है, बांस है, नारियल है, ये सारे वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व में किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है? तो उसके पर्णपाती वनस्पति मिलती है, आपको पता ही है, सारी भारत में, जो मध्य क्षेत्र में मिलता है भारत में। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये सारी, और इस तरह से पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। नींबू और स्टेटस फल मिलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाते हैं। शंकुधारी वन में कोई 4 उपयोग बताएं। शंकुधारी वन बहुत लकड़ी सॉफ्ट होती है, के लिए आसानी से एक इकोनॉमिकल इसको काट पीट हो सकती है, और इसका हम आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं लुगदी बनाने में, कागज़ बनाने में, और आपके अखबारी कागज़ है, और भी इसका जिस फर्नीचर है उसमें प्रयोग में ला लेते हैं। विश्व में किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान, और एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो हमने अभी चर्चा की थी, जैसे लानोज वेनेजुएला है, कंपोज आपका ब्राज़ील है, सवाना आपका घास का मैदान है, वो आपका अफ्रीका, मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र है, उसमें पाए जाते हैं। हाँ, हाथी घास वहीं पर मिलती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखते हैं, टिक करने वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ। तो यहाँ देखा, काई और लाइकेन जो मिलता है वो टुंड्रा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। काई और लाइकेन टुंड्रा क्षेत्र में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, जो कांटेदार झाड़ी मिलेंगी कहाँ पर मिलेंगी? गर्म आर्द्र नहीं, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश में। दूसरा आपका सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर है, बंदर है, जिराफ है, ऊँट है, तो यह बंदर मिलता है। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या है? जो शंकुधारी है उसमें आपकी क्या है? रोजवुड, हैनी और सागवान, यानी कि चीड़ है आपका। स्टेपी घास के स्थल पाए जाते हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया में पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये बालरस है, ये मछली है, इसके बारे में चर्चा की है। देवदार का वृक्ष कहाँ मिलता है? जैतून कहाँ मिलेगा? हाथी घास कहाँ मिलती है? कंपोस्ट कहाँ मिलेगा? डाउंस कहाँ मिलता है? ये आप मैचिंग करें, और मैचिंग करें, कमेंट करें और अब बताएं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपके बारीकी से हमने आपकी 6 के 7th की बुक, आपके 2-3 टॉपिक और बचे हैं, ये कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद आपकी 8th, 9th और 10th की सारी कंप्लीट करने के बाद फिर आपको पॉलिटी या हिस्ट्री का हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा था, तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। चलिए दोस्तों, आपको पता ही है
तो इसमें आप देख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस है वो आप 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर। और 21 जून को युवा दिवस मनाते हैं। तो आप लोग विशेषकर ध्यान दें। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और आपके जितने सगे संबंधी उसको ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप शेयर करें। क्लियर। जितना कर सकें शेयर करें, इसमें कुछ जाता नहीं है। आज सब्सक्राइब कर लेंगे उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हम आपको मोटिवेशन मिलता है और आप अधिक से अधिक कार्य अच्छा करने के लिए। तो यहीं पर आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।